करके इनाम देने की बात करने लगे। पापा बोले अब गांव में नहीं रुक सकते, शहर जाना होगा, एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी करनी है। दादा दादी को डर था कि कहीं कोई मेरा एडमिशन लेटर ना चुरा ले। मैं तो चाहता था कि गांव में तब तक रुकूं जब तक ज़ेंगियो का तमाशा खत्म ना हो जाए। पर पूरा परिवार गाड़ी में बैठा और हम वापस जंगचिंग शहर आ गए। जैसे ही हमारी गाड़ी मोहल्ले के गेट पर रुकी, पड़ोसियों ने हमें ऐसे घेर लिया जैसे कोई फिल्मी सितारा आया हो। मजबूरी में हमें नीचे उतरना पड़ा। मेरे पापा पुराने बिजनेसमैन हैं, मोहल्ले के हर बंदे को जानते हैं। लोग चिल्लाने लगे, अरे सेठ जी वापस आ गए, बधाई हो भाई, क्या खिलाया था लड़के को? 708 नंबर, कैसे पढ़ता था ये? पापा फूलकर कुप्पा हो गए। अरे हमने क्या सिखाना था, ये तो हमेशा क्लास में टॉप 3 में रहता था। एक आंटी ने पूछा, ये खाता क्या है, कौन सी किताबें पढ़ता है? पापा ने मौका देखकर चौका मारा, अरे और क्या खाएगा, हमारी दुकान की स्पेशल मटन करी और मसाला हांडी खाता है, एकदम असली मसालों वाली, दिमाग तेज और पेट ठंडा। पापा ने मुझे आगे कर दिया। मैं भी जानबूझकर पंजों पर खड़ा हो गया ताकि अपनी 6 फुट से ज्यादा की हाइट दिखा सकूं। आंटियां मुझे ऊपर नीचे से देखने लगी, कोई सिर पर हाथ रख रही थी तो कोई गाल खींच रही थी। सब कह रहे थे कितना सुदर्शन लड़का है, खानदानी शक्ल है इसकी। सब अपनी औलादों के लिए मेरा आशीर्वाद चाह रहे थे। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर घर की तरफ भागा तो पापा ने चाबियों का गुच्छा मेरी तरफ उछाला और बोले, जल्दी जा दुकान खोल और साफ सफाई कर, मैं माल लेकर आता हूँ। तेरी कॉलेज की फीस भी तो निकालनी है। पापा को अभी भी अपने टॉपर बेटे की डिमांड का अंदाजा नहीं था। मैं और मम्मी अभी दुकान झाड़ ही रहे थे कि पूरा मोहल्ला दुकान पर टूट पड़ा। पड़ोसियों ने तो मम्मी को सलाह दे दी कि दुकान का नाम सेठ जी की दुकान से बदलकर टॉपर की दुकान रख दो। तभी मेरे स्कूल के दोस्त भी पहुंच गए। सबका रिजल्ट अच्छा आया था। वो कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। आज वही लोग मेरी आरती उतार रहे थे जो पिछले जन्म में मुझ पर सड़े हुए अंडे और कचरा फेंक रहे थे। रात के 12 बजे तक दुकान पर इतनी भीड़ रही कि सारा सामान खत्म हो गया। पूरे बाजार की रौनक लौट आई थी। नुक्कड़ वाली फूल वाली आंटी ने हमें एक बड़ा सा बुके दिया, सूरजमुखी, गुलाब और मोगरा। हम तीनों हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चल दिए। मम्मी पापा आगे चल रहे थे और मैं गुलाब के फूलों के पीछे छिपकर एक सेल्फी ले रहा था। जैसे ही हम घर के दरवाजे पर पहुँचे, सामने वाला दरवाजा खुला। मौली के मम्मी पापा बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक बनावटी और चापलूसी भरी मुस्कान थी। अरे सेठ जी, बड़ी देर कर दी आज। पापा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ भाई, आज धंधा जरा चोखा था। बस इतनी सी बात हुई और हम अपने अपने घर में घुस गए। मैं सीधा नहाने गया और कमरे में आते ही फोन चेक किया। वही हुआ जिसका मुझे इंतजार था। ज़ेंगियो मेरा प्रोफाइल देख रही थी। मेरा अकाउंट असली नाम से था और कई दोस्तों ने उस पर कमेंट किया था कि भाई क्या चक्कर है, प्यार व्यार हो गया क्या? मैंने किसी को मना नहीं किया। तभी मैंने अपने कमरे के कैमरे की लाइव फीड देखी और मेरी चीख निकल गई। मम्मी भागती हुई आई। क्या हुआ बेटा? स्क्रीन पर दिख रहा था कि मौली दीवार से कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी। मैंने झट से फोन तकिए के नीचे छिपाया और हाथ में चार्जर लेकर बैठ गया। कुछ नहीं मम्मी, बस ये चार्जर पैर पर गिर गया था। मम्मी ने लाड जताया और चली गई। उनके जाते ही मैंने ईयरफोन लगाए। मौली अभी भी दीवार से चिपकी थी। उसकी आंखें मेरी खिड़की पर गड़ी थी। उसके बिखरे हुए काले बाल किसी चुड़ैल जैसे लग रहे थे। जब उसे लगा कि मेरे कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही तो वो पागल हो गई। उसने हाथ में एक नुकीली चीज उठाई और बिस्तर के पीछे लगी मेरी फोटो को पागलों की तरह गोदने लगी। अगर मैं उसके सामने होता तो वो मुझे 100 बार चाकू मार देती। मैंने अपनी अलमारी से कसरत करने वाला ग्रिपर निकाला और प्रैक्टिस करने लगा। साथ ही पिछले कुछ दिनों की रिकॉर्डिंग देखी। पता चला कि एग्जाम खत्म होने के बाद मौली के माँ बाप ने उसे जबरदस्ती फिर से पूरा पेपर हल करवाया था। रात के 2 बजे तक वो उसे टॉर्चर करते रहे। अगले दिन उसे बहुत पीटा गया क्योंकि उसके नंबर कम आए थे। 600 नंबर लाने वाली लड़की 490 पर अटक गई थी। उसे खाना तक नहीं दिया गया। वो रात भर मेरी खिड़की के बाहर किसी साई की तरह खड़ी रही। बहुत खौफनाक नजारा था, पर पिछले जन्म में जो मेरे परिवार के साथ हुआ उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। मैंने जानबूझकर खिड़की का पर्दा थोड़ा खुला छोड़ा और दीवार के सहारे लगकर एक सेल्फी ली। फोटो में मेरा साइड फेस और मौली के कमरे की वो खौफनाक दीवार एक डरावनी फिल्म के पोस्टर जैसी लग रही थी। मैंने उसे पोस्ट कर दिया और ओनली मी सेटिंग कर दी। ज़ेंगियो 1 सेकंड में ऑनलाइन आ गई। मैंने फोटो ऐसी सेट की थी कि वो ना तो स्क्रीनशॉट ले सके और ना ही रिकॉर्ड, बस उसके सन की दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाए। इसके बाद मैंने एक गाना शेयर किया, वही गाना जो मौली को बहुत पसंद था। अगले 1 हफ्ते तक मैंने यही ड्रामा जारी रखा। ज़ेंगियो पागलों की तरह रात रात भर मेरा प्रोफाइल चेक करती रही। ज़ेंगियो के अस्पताल से डिस्चार्ज होने से 1 दिन पहले स्कूल के ग्रुप पर लोग उससे मिलने जाने की बात करने लगे। एक दोस्त ने मुझे भी बुलाया, पर मैंने सीधा ग्रुप छोड़ दिया और उन सबको ब्लॉक कर दिया। ज़ेंगियो ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था और ये महात्मा लोग उसके पास फल लेकर जा रहे थे। डिस्चार्ज वाले दिन हम फिर से गांव के लिए निकल गए। मम्मी ने बताया कि मौली की माँ मेरे पुराने नोट्स मांगने आई थी क्योंकि मौली को फिर से तैयारी करनी थी। मम्मी ने सीधे मुंह बोल दिया कि नोट्स तो हमने किसी और को दे दिए। सही किया मम्मी ने। जो लोग पहले हमें नीचा दिखाते थे आज वो हमारे तलवे चाट रहे हैं।
पापा ने मेरे सारे नोट्स और किताबें संभाल कर रखी थी ताकि गांव के छोटे भाई बहनों के काम आए। गांव में मेरी कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था। जिस दिन शहर में मेरे दोस्तों की पार्टी थी, उसी दिन गांव में मेरी सफलता की दावत थी। दावत से पहले दादाजी मुझे पूर्वजों की कब्र पर ले गए। हमने वहाँ अगरबत्ती जलाई और पूर्वजों को बताया कि उनका पोता टॉपर बन गया है। धुएं के गुबार के बीच मैंने हाथ जोड़कर मन्नत मांगी, हे पुरखों, बस आज रात ज़ेंगियो का वो पागलपन जाग जाए और वो उस मौली को अपने साथ ले जाए। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे पूर्वज इतनी जल्दी सुन लेंगे। रात को मैं सोने ही वाला था कि फोन बजा। मेरे स्कूल के ग्रुप से जुड़े एक दोस्त का फोन था। मैंने जब हाई स्कूल ग्रुप खोला तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वहाँ वीडियो और फोटो की बाढ़ आई हुई थी। धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी। हमारे मोहल्ले से कुछ ही दूरी पर वो सड़क है जहाँ सब कुछ खत्म हुआ। पार्टी खत्म करके मेरे दोस्त बाहर निकले थे। कोई बातें कर रहा था तो कोई बस का इंतजार। तभी वहाँ मौली और ज़ेंगियो साथ साथ दिखी। पता नहीं उनके बीच क्या बात हुई, पर अचानक दोनों में जोरदार बहस शुरू हो गई। दोस्तों ने बताया कि बहस इस बात पर थी कि जिस दिन ज़ेंगियो को हार्ट अटैक आया था, वो मौली से फोन पर बात कर रही थी और मौली ने उसे कुछ ऐसा कह दिया था जिससे उसे सदमा लगा। दोनों जानी दुश्मन की तरह सड़क पर ही गुत्थम गुत्ता हो गई। उसी वक्त एक तेज रफ्तार रेत से भरा ट्रक वहाँ से गुजरा। ज़ेंगियो ने अपना सारा जोर लगाया और मौली को ट्रक के सामने धकेल दिया, पर मौली भी कम खिलाड़ी नहीं थी। उसने मरते मरते ज़ेंगियो का हाथ पकड़ लिया और उसे भी अपने साथ खींच लिया। दोनों ट्रक के पिछले पहियों के नीचे आ गई। ज़ेंगियो की मौके पर ही मौत हो गई और मौली के दोनों पैर कट गए। उसका शरीर सड़क पर बुरी तरह रगड़ गया था। ये मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछले जन्म में मेरे माँ बाप के साथ हुआ था। मौके पर मौजूद मेरे दोस्त बदहवास हो गए। कोई रो रहा था तो कोई उल्टियाँ कर रहा था। जब मैं ये खबर सुनी तो मैं रजाई में मुंह छिपाकर पागलों की तरह हंसा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, पर वो खुशी के थे। मौली को 2 दिन बाद होश आया। उसके कूल्हे के नीचे का हिस्सा काटना पड़ा था और उसकी खाल इतनी छिल गई थी कि डॉक्टरों को उस पर मछली की खाल लगानी पड़ी। ट्रक वाला तो बच गया क्योंकि गलती इन दोनों की थी। ऊपर से ट्रक भी खटारा था तो मुआवजे की भी कोई उम्मीद नहीं थी। हम गांव में अपनी दावत निपटाकर 2 दिन बाद शहर लौटे। मोहल्ले के गेट पर देखा तो तमाशा लगा था। कुछ लोग एक हाथ गाड़ी खींच रहे थे। मैंने देखा कि आगे आगे ज़ेंगियो का बाप चल रहा था। मैंने पापा से कहा, पापा गाड़ी सीधे दुकान ले चलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं। सामान दुकान में रखकर हम तमाशा देखने पहुँचे। पता चला कि उस गाड़ी पर ज़ेंगियो की लाश रखी थी। इतनी गर्मी में लाश पर बस कुछ बर्फ के टुकड़े थे। बदबू आने लगी थी। लोग नाक सिकोड़कर दूर खड़े थे। ज़ेंग परिवार का तर्क बड़ा अजीब था। उनका कहना था कि मौली की वजह से उनकी बेटी मरी है। अब भले ही ज़ेंगियो ने मौली को धक्का दिया था, पर ज़ेंग परिवार का वही पुराना डायलॉग था, मरने वाला हमेशा सही होता है। मौली के माँ बाप ने खुद को घर में कैद कर लिया और उसी रात चुपचाप घर छोड़कर भाग गए। पर ज़ेंग परिवार शांत नहीं हुआ। उन्होंने उनके स्कूल के बाहर धरना दिया, बैनर लगाए और ज़ेंगियो का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। इंटरनेट पर भी बवाल मच गया।